हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेकर आ गया हूँ और एक नया सेशन। यहाँ पे अपन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस चैनल का यही इम्पोर्टेंट काम है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसका वेटेज अच्छा खासा है और जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में भी इस पे सवाल बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड। तो ये टॉपिक आज अपन बेसिक से स्टडी करने वाले हैं, मेटल कार्बोनाइड में बॉन्डिंग। तो मेटल मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या है? सिंपल ऐसा जनरल फॉर्मूला MCO(X), ऐसा इसका जनरल फॉर्मूला होता है। मतलब मेटल और कार्बोनिल ये आपको कुछ देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे ये जो कार्बोनिल है ये एक कार्बन डोनर है। क्या है सर? कार्बन डोनर। और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। कैसा लिगैंड है सर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है। लाइगैंड का भाई बेसिक्स तुम्हें आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का। कार्बन डोनर है यानी कार्बन से इसका डोनेशन होता है। हाँ सर। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है यानी इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। जनरल अपन जो ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन डोनर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर एंड देन हाइड्रोजन डोनर। ये अपने पास जनरल ऑर्डर होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ये आपको समझ में आ गया सर? इसको अपन क्या कहते हैं सर? ये CO को अपन क्या लिखते हैं सर? ये एक न्यूट्रल लिगैंड है। इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड सर, इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड। और इसे अपन क्या लिखते हैं सर? कार्बोनिल। क्या है ये हमारे पास? कार्बोनिल। इसलिए हम पढ़ते हैं कि मेटल और कार्बोनाइल के बीच में कैसी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। ये बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। देखता हूं मैं क्लियर है क्या? ठीक है सर। ये न्यूट्रल लिगैंड है और इसका नाम है कार्बोनाइल। ठीक। इसको एक्सप्लेन, इनके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स जानने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, उस पे सवाल बन सकते हैं। पहला तो हमारे पास होता है सर निकल टेट्रा कार्बोनिल, या आप बोल सकते हो आईयूपीएससी में टेट्रा कार्बोनिल निकल। यस, आप इसको बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? आईयूपीएससी आपको आनी चाहिए टेट्रा कार्बोनिल निकल। और यहाँ पे निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सर? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो इसका नाम है निकल। निकल के साथ कार्बोनिल 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए सर। ये एक कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? तो सर ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है भाई? एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। टेट्राहेड्रल ये कैसा होता है सर? टेट्राहेड्रल। जेई मेंस ने इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना आपको अब तक आना चाहिए। तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है सर? डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक होता है मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते सर। डायामैग्नेटिक मतलब यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास होता है दैट इज FeCO5। ये इसका नाम आप कैसे लिखोगे सर? इसका नाम अपन लिखते हैं पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होती है, तो इसका नाम है पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। जी सर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे
तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलता है। दैट इज ये स्ट्रक्चर हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा ये? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP3। DsP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे जो D यूज्ड है वो D यूज कौन सा होता है सर? यहाँ पे जो D यूज होता है वो DZ²। ये D यहाँ पे यूज होता है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड अपन पढ़ते हैं दैट इज क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल। तो इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम आप लिख सकते हो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ये आप इसका नाम लिख सकते हो, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड बना रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड बना रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये कैसा आएगा? यहाँ पे निकाल के भी दिखा सकता हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन। क्रोमियम 0 है, क्रोमियम पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो नॉर्मल क्रोमियम क्या होता है सर? 4s1 5 3d5। तो यहाँ पे बैक ये फ्लिप हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। मैं मेटल कार्बोनिल पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीजें समराइज करता चला जा रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखना चाहूंगा जो आप 4th नंबर में लिखिए, जिसपे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने वो बात मेंशन की है। यहाँ पे Mn2CO5, तो ये एक डाइमर होता है सर। ये कैसा है? ये एक डाइमर है। डाइमर किसका सर? ये 2MnCO5 का डाइमर है। MnCO5 का ये डाइमर है। डाइमर यानी 2 यूनिट से बना हुआ है। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, Mn और Mn के बीच में लिंक देखने को मिलेगा। ये 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसके ऊपर CO 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 ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक 1 यहाँ पे MN बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, एक MN बॉन्ड देखने को मिलेगा और 10 कार्बोनिल। ये क्या होगी सर? टर्मिनल। ये सवाल जेई मेंस वगैरह में पूछते हैं सर। यहाँ पे 10 टोटल टर्मिनल कार्बोनिल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखता है ये बना हुआ है 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट से ये बना हुआ है। 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट मतलब हम बोल सकते हैं MnCO5 ये एक स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है सर? ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो वही है DsP3। इसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं 2nd नंबर और 4th नंबर में कि यहाँ पे सर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे भी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है और ये स्क्वायर पिरामिडल है। ऐसा क्यों?
स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे मेन जो खेल होता है वो होता है डी का। यहाँ पे डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, और इस केस में जो डी इन्वॉल्व होता है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। यही परम सत्य है इस कॉम्प्लेक्स का, यही इसका एनसीईआरटी का जो आपको दिया गया है वहां से सवाल ये बना सकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ध्यान से देखिए बेटा इस पेज को, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, ठीक। यहां पे अपन ने क्या पढ़ा सर? अपन ने कुछ मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा, और एक टॉपर पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर पिरामिडल में जो डी यूज हुआ है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हुआ है, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व हुआ है। और ये स्ट्रक्चर आपको डाइमर का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोनिल कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, और इसको अपन कार्बोनिल कहते हैं, न्यूट्रल लिगैंड है ये। इसके 4 स्ट्रक्चर्स अपन ने देख लिए। एक लास्ट स्ट्रक्चर बचा है, वो स्ट्रक्चर में यहां पे लिखवा देता हूं, मतलब सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ ही अपने कवर हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर, ये वाला एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहां से जेई ने बहुत सवाल बनाए हैं, दैट इज कोबाल्ट 2 कार्बोनिल 8। ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सर? कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहां पे 4 कार्बोनिल आपको देखने को मिलेंगे। 4 कार्बोनिल यहां पे, ये 3 मैंने बनाए, और ये वाले 3 मैं बना रहा हूं, और ये वाले 3, ये 3 देखने को मिलेंगे, और 2 आपको ब्रिजिंग देखने को मिलेंगे। जेई ने इस पे भर भर के सवाल पूछे हैं कि कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल आपको नजर आ रहे हैं। तो यहां पे सर दो ब्रिजिंग कार्बोनिल है, दो ब्रिजिंग कार्बोनिल है, और यहां पे 6 टर्मिनल कार्बोनिल है। इंटीजर में सवाल पूछा जा सकता है। 6 टर्मिनल कार्बोनिल है और 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल है। इन पे जेई ने सवाल प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, इसलिए जेई मेन से रिलेटेड तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए भाई साहब आप स्ट्रक्चर, यहां पे ये 5th वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई ने सवाल पूछे हैं। दिख रहा है सभी बच्चों को? तो अपन ने यहां पे मेटल कार्बोनिल का कंप्लीट कर दिया है, मतलब जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया। तो ये आप देख लीजिए, ये अपन ने 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। तो भाई रब कर देता हूं मैं बोर्ड, ठीक है सर। स्ट्रक्चर से सवाल पूछता है जेई और पूछता रहेगा। अभी अपन मेन आते हैं सर बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं। बॉन्डिंग को एकदम बेसिक से समझाया जाए। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल को एक बार अपन अच्छे से समझ लेते हैं सर। ये मेटल है मेरे पास, ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है मेरे पास। यहां पे एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, और यहां पे कुछ लोब्स, ध्यान से देखना, ये मेटल है, ये कार्बोनिल का लिगैंड है, और यहां पे
ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या होता है सर, ये इसमें डोनेट कर देता है, दो अपने इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, और यहां पे सिग्मा बॉन्ड का सर फॉर्मेशन हो जाता है। पहला बॉन्ड जो बनता है सर वो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जब भी कार्बन ने कार्बोनिल से डोनेशन किया और मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाला, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन अभी क्या हुआ, ये यहां पे मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, तो मेटल ने क्या किया, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनिल के पाई स्टार में डाल दिया। यहां पे आपको कुछ एमओटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पाई स्टार में डाल दिया। मेटल ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बोनिल के पाई स्टार में डोनेट कर दिए, और यहां पे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। यहां पे पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। यहां पे कैसा बॉन्ड बना सर, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो इस बॉन्ड जो बना है उसको अपन क्या कहते हैं सर, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर बैक बॉन्ड क्योंकि पीछे से बना है, या फिर सिनर्जिक बॉन्ड, ये अपन इसे कहते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं सर, इसे अपन कहते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सर सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्ड, या फिर बैक बॉन्ड। ये तीनों नाम अपन इसको यूज कर सकते हैं। एक एमओटी का कॉन्सेप्ट अपन ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। मतलब क्या, अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ये अपन ने एमओटी में पढ़ा था। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो इवेंचुअली बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए। सर नो डाउट ये सही है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ये हमें एमओटी के कॉन्सेप्ट से सर 11th स्टैंडर्ड में ही चीजें समझ में आ गई थी। ये हमें समझ में आ गया था, और यहां पे अपन एक ओवरऑल रिलेशन लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इससे बहुत चीजें आपके इस टॉपिक में कवर होते जाएंगे। इस टॉपिक में सर ये बहुत से चीजें आपके कवर होते जाएंगे। यस जी गुरुजी, ये हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। तो मैंने बोला कि कार्बन और ऑक्सीजन, जब भी सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन थे तभी उनका बॉन्ड स्ट्रांग था, लेकिन जैसे ही उसने कार्बन ने मेटल को अप्रोच किया तो यहां पे बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, यानी एमसी 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 बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, एमसी बॉन्ड स्ट्रांग हुआ। हाँ सर, एमसी बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, कार्बन और मेटल के रिश्ते स्ट्रांग हुए और कार्बन और ऑक्सीजन के रिश्ते कमजोर होने लगे। हाँ सर, अगर एक रिश्ता स्ट्रांग होता है तो दूसरे रिश्ते को वीक होना पड़ता ही है, ये नेचर का रूल है। यहां पे क्या होगा सर, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा, वीक होगा। हाँ सर, तो यहां पे मैं कह सकता हूं, अगर यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि एमसी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि यहाँ पे पाई भी बना है और पाई क्या करता है, पास पास लेके आ जाता है। हाँ सर, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे CO का क्या होगा, उल्टा होगा,
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और इनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगे यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सर यही बात है मेटल कार्बोनिल के बॉन्डिंग में, जिसे आप सब हार्ड समझ रहे थे, टफ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, वो बल्कि कुछ नहीं था, बस MOT से अपन ने कुछ चीजें चुराई और उसको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। यस ये देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप एक बार इसको अच्छे से बना सकते हो, आपके कॉपी में इसको लिख सकते हो, एकदम अच्छे से ब्यूटीफुली मैंने लिखा है। सर यहां पे क्या होगा, यहां पे मेटल और कार्बोनाइल कार्बन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन मेटल को यहां पे एक फायदा देखने को मिलेगा कि अगर मैं कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा तो मेरा और कार्बन का बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार में डाल देता है और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डालने के कारण जो कार्बोनिल के बीच में का बॉन्ड था वो कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के कारण ये दूर दूर हो जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दूर दूर हो जाते हैं, मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है और वो पास पास आ जाते हैं। यही रिलेशन है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यही रामबाण चीज है। और ये MOT का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एंटी बॉन्डिंग में सर इलेक्ट्रॉन्स डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ सर यहां पे मैं आपको कुछ सवाल करवाना चाहता हूं जिससे आपका सब क्लियर होगा। यहां पे MnCO5 प्लस यहां पे FeCO5, यहां पे VCO5 माइनस। तो यहां पे आपको कुछ सवालों का आंसर देना है। यहां पे आपको बताना है सर MC बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसको अगर आप A मानोगे, इसको अपन B मान लेते हैं और इसको अपन C मान लेते हैं, तो आपको पहले ये बताना है, फिर MC बॉन्ड लेंथ बताना है, फिर आपको CO बॉन्ड ऑर्डर बताना है, फिर आपको CO बॉन्ड लेंथ बताना है। ये अगर आपने सवाल कर लिया तो आप मोर देन इनफ हो जाओगे। यहां पे क्या है सर, मेटल पे प्लस है, ए में मेटल पे प्लस है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी मेटल पे ज्यादा होगी तो वो पाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छे से बना पाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ED इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड, क्योंकि वो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा सर, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, ये आपका आंसर होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा सर, बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा, यानी इसका उल्टा ऑर्डर लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन का क्या होगा भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन उतना ही उसका CO बॉन्ड वीक होगा। हाँ सर, यानी सबसे वीक कौन सा है सर, C वाला, यानी ये ABC ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा बॉन्ड लेंथ, तो जिसका सबसे वीक CO बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ पे C का ज्यादा होगा, तो CBA। ये सवाल आपने अगर समझ लिया तो आपके सारे दुख दर्द कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे और एक लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ
CO बॉन्ड होगा। ये आप रिलेशन लिख सकते हो। ये दोनों चीजें कर लिया आपने स्ट्रेंथ को, तो लेंथ का वो उल्टा ही होगा। ये कुछ मैंने आपको रिलेशंस लिखवा दिए। ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का मेन जो क्रक्स है वो यही है सर। यही मेन क्रक्स आपको देखने को मिलेगा, यही मेन क्रक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, यही मेन क्रक्स आपको देखने को मिलेगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं भाई, इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे कार्बोनिल है। इसने पहले सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, फिर मेटल को चांस मिला, उसने पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो CO वाला बॉन्ड वीक हो गया, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। MC वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। हाँ सर, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है सर, यहाँ पे MC बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, CO बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई और उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मेटल पे ज्यादा है तो उनका MC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन उनका CO बॉन्ड वीक रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे कम है, तो उनका MC बॉन्ड वीक होगा, लेकिन उनका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। हमने एक सवाल किया, सिंपल आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो दोनों केसेस में और उल्टा करके अपन बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना उसको अपन सिनर्जिक बॉन्ड भी कह सकते हैं या फिर बैक बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड पीछे से बना है। समझ में आया? यस सर, समझ में आया। तो ये था बेटा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का पूरा लेक्चर। इसको मैंने अराउंड 27 मिनट्स में कवर किया, यानी आप देख सकते हो, और 30 मिनट्स में। एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ लिखा है, लेकिन उससे संभावना है कि अच्छे अच्छे सवाल बना सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल और उनके हाइब्रिडाइजेशन और उनके ज्योमेट्री पे सवाल बनाया जा सकता है, या फिर ये वाला सवाल आपको देखने को मिलता है। ये वाला सवाल आपको देखने को मिलता है 2 पेजेस में। मैंने आपका पूरा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, इस चैनल की जो नीड है वो है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाए, जिससे सवाल देखने को मिलेंगे। और एनसीईआरटी में वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अपन उसको 2-3 पेजेस में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सजेस्ट करिए कमेंट्स में कि अगले कौन से आपको टॉपिक्स डिफिकल्ट या ट्रिकी लग रहा है, जिनका एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से नहीं दिया। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग। ओके बाय।